हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ना एक आर्टिकल है जो कलकत्ता हाई कोर्ट की जज से संबंधित है। देखो, कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जज थे, रिटायर्ड होने वाले थे, हुए नहीं थे, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो रिगार्डिंग इनके बहुत सारे क्रिटिसिज्म चल रहा है। जो टीएमसी है, जो कांग्रेस है, इनका काफ़ी सारा एलिगेशन है इनके काम के ऊपर। जो जज हैं इनके प्रीवियस काम के ऊपर बातें चल रही हैं। देखो, एज सच ना जो ये जज है इनका डिक्लेरेशन है कि देखो, हमारा कोई एजेंडा नहीं है। मैंने कोई पहले जो काम किया है वो किसी भी तरह से कोई भी बाइसनेस वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी है, इस इन्होंने अप्रोच किया और रिटायरमेंट से पहले मुझे लगा कि नेशन सर्व करने के लिए ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, तो मैंने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और अभी मेरे रिटायरमेंट में काफ़ी समय बाकी था, काफ़ी समय इन द सेंस कि कुछ मंथ बाकी थे, कुछ फ्यू डेज़ बाकी थे। तो अभी ये चल रहा है मैटर कि जो पहले का जजमेंट है वो किस तरीके का है। तो देखो, एज सच ना हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जज अलग-अलग पार्टियों को ज्वाइन किए हुए हैं पास्ट में। तो ये कोई बात है ही नहीं। हाँ, बात ये है एथिक्स की, राइट? थोड़ा सवाल उठता है, पब्लिक डोमेन में सवाल उठता है, बट इससे आपके किए गए कार्य प्रभावित नहीं होते हैं। देखो, बहुत सारे आईएएस है, आईपीएस है, डीसी है, सबका अपना जो मतलब क्या आइडियोलॉजी है, प्रिंसिपल है, राइट? नेशन सर्व करने के लिए कई बार ऐसे लोग जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो इससे उनके प्रीवियस काम प्रभावित डेफिनेटली नहीं होते और प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ नहीं लगता, अगर उन्होंने सच में कोई इल-विल नहीं किया है तो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझना होगा। हाँ, आर्टिकल 50 हमारे संविधान का ज़रूर ये कहता है कि जो जुडिशरी है, एग्ज़ीक्यूटिव है या जो लेजिस्लेटिव है, ये आपस में जो है इनके काम जो है, मतलब क्या बोल सकते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। तो सेपरेशन ऑफ पावर डेफ़िनिटली मेंटेन किया जाता है हमारे यहाँ, राइट? तो ये एथिक्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ज़रूर से हम डिस्कस कर सकते हैं, बट दैट नॉट टू मच रिलेवेंट, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना पोटेंशियल आजमाने के लिए पॉलिटिकल मतलब कल्चर है और जो कैरियर है उसको चुनते हैं। अच्छे अच्छे जो इंस्टीट्यूशन से पढ़ के भी लोग जो है इसमें अपना एक तरह से हम कह सकते हैं योगदान देते हैं। उसके पीछे उनका इंट्यूशन और जो उनके पीछे का काम है उस पे सवाल उठाना बहुत ज़्यादा फ़ीज़िबल नहीं है राइट नाउ। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो जिम कॉर्बेट पार्क से संबंधित है। जिम कॉर्बेट पार्क में देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार को, और क्योंकि यहाँ पे ना 6000 ट्री गिरा दिए गए हैं, जिससे ना जो जानवर हैं वो काफ़ी प्रभावित होंगे और स्पेसिफिकली टाइगर बहुत प्रभावित होंगे। ऑलरेडी टाइगर कंजर्वेशन का प्रोग्राम चल रहा है हमारे यहाँ। टाइगर को कंजर्व करने, रिस्टोर करने पे लगे हुए हैं, चीतास को रिस्टोर करने पे लगे हुए हैं, और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे एनिमल जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में, और ऐसे में जिम कॉर्बेट में जब 6000 पेड़ को गिरा दिया जाता है तो सवाल उठता है। और गवर्नमेंट का नेक्सस दिखाई दे रहा है, जिसके लिए सीबीआई जांच की मांग कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिपोर्ट पेश करने को कहा है। और यहाँ पे सवाल जो है वो आपके नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ जो इंस्टीट्यूशन है उस पे भी है कि किस तरीके से वर्क हो रही है, कैसे जो है सेक्रेटरी के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा क्लियरेंस मिल जा रहा है ऐसे काम को बढ़ाने के लिए। हालांकि ऐसा कौन सा काम सरकार कर रही है जिसके कारण जो है वो 6000 ट्री गिराए जा रहे हैं। देखो, इको टूरिज्म को ना बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिससे ना बहुत ज़्यादा मनी जो है वो गैदर किया जा सकता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पैसा हो सकता है, बट उसके काफ़ी बैड रिपरकशंस होंगे। नाउ बात करते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बनाई गई थी, एस्टैब्लिश हुई थी 2006 में, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर। बात करेंगे क्या ऑब्जेक्टिव है, वही ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड वाइड जो है, मतलब सॉरी, इंडिया के अंदर, वो नॉट वर्ल्ड वाइड। टाइगर को बचाना, प्रिजर्व करना, जितने भी स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट, उनकी काउंटिंग करना। और यहाँ पे देखो, एक सबसे सिंपल इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि इसकी मिनिस्ट्री जो है, तो इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनटीसीए के अंदर। देखो, एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का ना चेयरपर्सन जो होते हैं ये मिनिस्टर ही होते हैं। और उसके बाद जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं ना, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के जो स्टेट मिनिस्टर है वो इसके वाइस चेयरपर्सन होते हैं, और इसके अलावा 3 सेक्रेटरी अदर मेंबर्स होते हैं, यानी कुल सदस्यों की संख्या 5 होती है एनटीसीए के अंदर। नाउ हमारे यहाँ ना एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जो कि था प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर को बचाने के लिए 1 अप्रैल 1973 में, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जस्ट पास होने के बाद ही ये स्टार्ट किया गया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट? तो ये भी सवाल के घेरे में है। अब घेरा का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा, मतलब कुछ हो गया है, लेकिन टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ऐसा स्टेप किया गया। दूसरा जो हमारा है, प्रेसिडेंट के द्वारा संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड सम्मानित किया गया 7 व्यक्तियों को।
तो अब ये न्यूज़ में है, क्या है ये बॉडी देख लेते हैं। देखो ये बॉडी हमारे ना बहुत हाई लेवल इंस्टीट्यूशन है और ये इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी 1952 में और इसको इनोग्रेट करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसे जो है क्या किया था, इनोग्रेट किया था। तो ये भी न्यूज़ में था और हमेशा न्यूज़ में रहता है। फैब में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्योंकि फैब में आर्टिकल था, हैदराबाद में नया सेंटर खुला था। डिस्कस करेंगे उसे भी हल्का सा। और यहाँ पे देख लो, ये जो बॉडी है ना, ये एपेक्स बॉडी है, किस सेक्टर में प्रमोट करती है इंडियन कल्चर को, है ना, फिर म्यूजिक, डांस, ड्रामा और जितने भी हमारे देश के अंदर अलग अलग कोई भी पर्सन इस फील्ड में जुड़ा होता है तो उनको रिकॉग्नाइज करती है, अवार्ड वगैरह देती है इनको। और ये कोलैबोरेट करती है गवर्नमेंट के साथ, अदर जितने भी जो इंस्टीट्यूशन है कला के क्षेत्र में उनके साथ। और ना उसके बाद देखो इनका ना बहुत सारा, जैसे नॉर्थ ईस्ट में इंक्लूडिंग जो मणिपुर है वहाँ पे भी डांस एकेडमी और जो है कथक केंद्र है। क्या अवार्ड दिया जाता है, देखो संगीत नाटक जो है एकेडमी अवार्ड दिया जाता है। नंबर 1 अवार्ड ये है, हाईएस्ट नेशनल रिकॉग्नाइजेशन है ये किसी भी आर्टिस्ट का। कोई स्कॉलर है या फिर कोई गुरु है, राइट, तो उनको गुरु मतलब संगीत कला क्षेत्र के जो गुरु हैं। और एक्चुअली में ना ये सिर्फ इंडिया लेवल पे ही नहीं होता है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी ये बॉडी जो है अवार्ड करती है। तो ये आउट ऑफ द बाउंड्री भी अवार्ड देती है। अवार्ड में क्या दिया जाता है, एक वस्त्रम दिया जाता है, सर्टिफिकेशन होता है और पैसा होता है, धनराशि होती है। देखो दूसरा अवार्ड जो होता है संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप यानी कि रत्न सदस्य अवार्ड होता है। ये डिस्टिंग्यूश कॉपरेशन के लिए मिलता है और किस क्षेत्र में, म्यूजिक, आर्ट, डांस, थिएटर के क्षेत्र में। तीसरा अवार्ड है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड, युवा पुरस्कार, जो कि 40 साल के अंदर तक के आर्टिस्ट को, यंग आर्टिस्ट को मिलता है। टैगोर रत्न अवार्ड स्टार्ट हुआ था ना 150वीं बर्थ एनिवर्सरी जब हुई थी रविन्द्रनाथ टैगोर की, तब से ये स्टार्ट हुआ है। और कला दीक्षा इनिशिएटिव जो है वो गुरु शिक्षा जो है परंपरा को बढ़ाने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं गुरु और शिक्षा का परंपरा हमारे यहाँ शुरू से चलता हुआ है और इस परंपरा को कैरी करता हुआ ये जो है कला दीक्षा इनिशिएटिव है, ये भी इसी बॉडी का है। ना हम देखो फरवरी में हमने डिस्कस किया था कि संगीत नाटक एकेडमी जो है इनका दक्षिण भारत में संस्कृत केंद्र खुला था और वो दक्षिण भारत का जो जगह था वो था हैदराबाद। तो हैदराबाद में इनका जो है भारत नाटक एकेडमी का, संगीत नाटक एकेडमी का दक्षिण केंद्र खुला था फैब के महीने में, जिसे हमने डिस्कस किया था आपके साथ। ना देखो प्रधानमंत्री ने जो है लॉन्च किया है कलकत्ता के अंदर मेट्रो, भारत की ये पहली अपने आप में अंडर वाटर, राइट, तो अंडर वाटर चलने वाली ये फर्स्ट मेट्रो बन चुकी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने सुबह ही डिस्कस किया था कि जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन चली है, ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन वहाँ पे चली है। यहाँ पे हम देखेंगे कि अंडर वाटर जो है वो फर्स्ट मेट्रो चला है हुगली मैदान में और ये जो है काफ़ी स्टेट ऑफ आर्ट का यूज़ करते हुए ये बनाई गई है। देखो कितना कॉस्टिंग लगा है, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट, ये कितना कॉस्ट लगा है, बस आपको ये याद रखना है कि ये जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का ही पार्ट है और बनाने में 4,965 करोड़ रुपए लगे हैं। 4.8 किलोमीटर का ये जो है स्ट्रेच है, राइट, ये जो स्ट्रेच है ना नदी के अंदर, ये कितना है, 4.8 किलोमीटर का है। तो एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, आपको पता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो उसी का ये पार्ट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है और एक नया अचीवमेंट है भारत में। देखो नेवी की बात करते हैं, नेवी कमीशन किया गया आईएनएस जटायु, और ये कहाँ है, ये आईएनएस जटायु को जो कमीशन किया गया है वो किया गया है लक्षद्वीप में मिनिकॉय में। तो देखो जो जटायु है ना वो मिनिकॉय आइलैंड में किया गया है। इससे पहले जो लक्षद्वीप है ना वहाँ पे आप देखोगे कि आईएनएस जो है आप देखोगे यहाँ पे दीप शिखर को जो है सॉरी दीप प्रकाशक सॉरी बाय मिस्टेक, दीप प्रकाशक को जो है यहाँ पे किया गया था और इसके बाद अभी जटायु को यहाँ पे जो है कमीशन किया गया। तो जो दीप शिखर को सॉरी अगेन आई एम सेइंग दीप शिखर, क्या हो रहा है यार, देखो ये जो है ना ये ना टंग स्लिप कर जाता है कभी कभी। तो दीप प्रकाशक जो है ये आपका कवरती जो आइलैंड है वहाँ पे था और अभी ये जो आईएनएस हमारा जटायु है ये अभी मिनिकॉय में है। देखो काम क्या करना है, एंटी पायरेसी और एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन देखना है इनका। जटायु क्यों नाम है, देखो जटायु जो है ना वो अपना जो रामायण है, रामायण के अंदर जटायु जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहते हैं राम जी को बताने वाले कि सीता जी का अपहरण हो चुका और किस दिशा में गया है। तो ये बताने वाले कौन होते हैं, जटायु होते हैं। तो उसी के आधार पे ये नाम रखा गया है जटायु। और जटायु भी सिमिलरली वैसे ही परफॉर्म करने वाला है और वो
जो पायरेसी है या किसी भी तरह का एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को वो नोटिस करेगा और ये मैसेजिंग करेगा नेक्स्ट जो क्वार्टर है। और इसके बाद हम देखेंगे इंडियन नेवी ने पहले ही अगर हम देखेंगे तो जो हमारा अंडमान क्षेत्र है वहाँ पे आईएनएस बाज को स्टैब्लिश किया। तो ईस्ट में बाज है और वेस्ट में आप देखोगे तो जटायु है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये 9 डिग्री चैनल के पास लोकेट किया जाएगा। तो 9 डिग्री चैनल भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि कहाँ से गुजरता है, आपके लक्षद्वीप से गुजरता है और मिनिकॉय आइलैंड के पास से गुजरता है। और यहाँ पे हम देखेंगे जो है केरला गवर्नमेंट ने सेंटर के साथ मिलके लॉन्च किया है सबरी के राइस। सबरी के राइस क्या है? भारत राइस इनिशिएटिव का पार्ट है, जो रिटेल मार्केट में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सबरी के राइस बेचा जाएगा। 5 किलो से 10 किलो का पैकेजिंग है, 29 रुपीज़ पर केजी ये चावल है। काफ़ी हाई क्वालिटी है ये चावल का। और इसे जो है जो हमारी NAFED यानी कि जो हमारी बॉडी है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और दूसरी जो हमारी बॉडी NCCF, दैट इज़ अ नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो इनके द्वारा जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये दोनों बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन में जो है कॉपरेट करेगी FCI के साथ। और देखो, इससे पहले हमने ना भारत आटा डिस्कस किया था, जिसमें 27.5 रुपीज़ यानी अप्रॉक्सीमेटली 28 रुपीज़ किलो का 5 किलो और 10 किलो का पैकेजिंग आटा का था। और इससे पहले भारत दाल भी आ चुका है, जो कि 55 रुपये पर केजी, 30 रुपये केजी, राइट, और 60 रुपये पर केजी का अलग अलग पैकेजिंग है, 2.5 पर केजी। तो अलग अलग दाल का अलग अलग पैकेजिंग था, जिसमें मेनली चना का दाल था अभी तो फिलहाल, लेकिन अलग अलग दाल की पैकेजिंग है। और ये जो राइस है बहुत हाई क्वालिटी राइस है, राइट, जिसे सोल्ड किया जाएगा रिटेल मार्केट में। और लो परफॉर्मिंग है, मतलब पैसे के मामले में कम दाम में है, तो इजीली एक्सेसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट का ये एजेंडा है कि जो है लोगों को बेसिकली भारत दाल, भारत राइस, भारत आटा इजीली अवेलेबल हो सके। तो हम बात कर लेते हैं बॉडी की। जो हमारी NAFED बॉडी है, दैट इज़ अ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया लिमिटेड। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1958 में। नाम में लिमिटेड लगा हुआ है, यानी कि PSU है, समझ में आ गया है। यानी शॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, गवर्नमेंट की कंपनी है, अथॉरिटी है। और ये एक जो है स्टेट ऑफ यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और इसके बाद आप देखो कि ये बॉडी का काम क्या करना है, प्रमोट करना है एग्रीकल्चर, जो भी प्रोड्यूस है हमारे फार्मर के, उनका बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए पूरे जो मतलब जो क्रॉप्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाना है वर्ल्ड वाइड। और मैं वर्ल्ड वाइड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नेशनल लेवल पर कंजम्पशन के बाद इसको बाहर भी एक्सपोर्ट होगा, ये भी डिसाइड करने में इनकी भूमिका होती है। नेक्स्ट हमारा NCCF जो है, ये बॉडी जो है स्टैब्लिश हुई थी 1965 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एपेक्स बॉडी है कंज्यूमर, अगर हम बात करें कोऑपरेटिव, कंज्यूमर कोऑपरेटिव बॉडी है, मतलब जो जनता है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करने में इनकी अहम भूमिका है। एपेक्स बॉडी है ये। और ये सोसाइटी एक्ट मल्टी, वही जो पहले वाली बॉडी थी ना, वो भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत थी, ये भी 2002 के तहत है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर और जो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है, क्योंकि FCI का नाम ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद फंक्शन वही है, वॉलेंट्री काम करना है, डेमोक्रेटिक जो फंक्शनरीज है, राइट, कंज्यूमर का जो राइट है, कंज्यूमर कॉम्पिटिटिवनेस है, उसको बढ़ावा देना है। स्ट्रक्चर में देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, एक जनरल बॉडी होती है। तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर हमें नहीं समझना है, यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत बनेंगे। और एक बात याद आपको रखना है, इसके अंदर सदस्यों की संख्या टोटल 21 होती है। हाँ, एक लास्ट में हम आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। देखो IMF से संबंधित, देखो IMF के द्वारा बेल आउट पैकेज दिया जा रहा है पाकिस्तान को। और जितनी बार भी पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के लिए ना जब वोटिंग हुई, तो भारत ने एब्सटेन किया है। अब इस बार का क्या था कि भारत ने एब्सटेन तो नहीं किया है, लेकिन भारत का एक कंसर्न है। और कंसर्न ये है कि पाकिस्तान को जो पैसा मिलेगा, क्या पाकिस्तान वो पैसा जो है वो अपने पुराने लोन को, जो उसने लोन लिया है, उस लोन को पे करने में चुकाएगा, या फिर उस लोन को भारत के खिलाफ यानी कि एंटी इंडिया और जो टेररिज्म है उसको बढ़ाने में यूज़ करेगा। और भी कई सारे कंसर्न है, राइट, जैसे टेरर फंडिंग का कंसर्न है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में अगर वो कॉपरेट करता है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए IMF को जो है वो पाकिस्तान को पैसा यानी कि बेल आउट पैकेज देना चाहिए था। तो ये था इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज हमने डिस्कस किया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।